हाँ नमस्कार मित्रों। चैप्टर चल रहा है भारतीय संविधान। अब इसमें हम लोग सीखेंगे संविधान सभा के सदस्य। यानी पिछले चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके थे कि सरकार के कितने अंग हैं और उसी के अंतर्गत हम लोग लास्ट तक पहुंचे थे संविधान सभा के सदस्य। तो संविधान सभा के सदस्य में कौन कौन थे, तो सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि संविधान सभा क्या है। तो इसको ऐसे समझें कि वह सभा जो अपने देश के लिए संविधान का निर्माण करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, तो इसको हम 4 भाग में बांट दिए हैं कि प्रमुख नेता, प्रमुख न्यायाधीश, महिला सदस्य और अन्य। हालांकि ये जो भी नाम लिखा गया है वो प्रमुख नेताओं का लिखा गया है, प्रमुख न्यायाधीशों का लिखा गया है, प्रमुख महिला का लिखा गया है। सदस्य और भी थे, चलिए देखते हैं। तो प्रमुख नेता में कौन थे जी? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब चलिए देखते हैं प्रमुख न्यायाधीश कौन कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब नाम थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम लोग शॉर्ट में याद रखेंगे, अलादी कृष्ण अय्यर, ऐसे याद रखेंगे, अलादी कृष्ण अय्यर थे। तो न्यायाधीश में कौन कौन हो गया? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी और अलादी कृष्ण अय्यर। महिला सदस्य में प्रमुख कौन कौन थी? तो सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। रियली में ये जान लीजिएगा कि कई बार क्वेश्चन ये आया है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो ये 15 थी, याद रखेंगे इसको। और अन्य सदस्य में कौन कौन थे तो इसको जानते हैं। तो फ्रैंकेन थी, एचपी मोदी। ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं इसको समझे। क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि इनमें कौन से व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य थे, इनमें से कोई एक नाम देगा, 3 अन्य नाम दे देगा, ऐसे दे सकता है। और नहीं तो क्वेश्चन का निर्माण ऐसे हो सकता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि 3 इन्हीं में से कोई नाम दे देगा और एक अन्य नाम दे देगा। इसलिए जो प्रमुख नाम जो हम लिखे हुए हैं उसको याद रखना। आइए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, उसके बाद मौलाना आजाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो न्यायाधीश थे वो कौन कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, सर कृष्ण अलादी अय्यर। सर, अच्छा नाम थोड़ा उल्टा बोल दिए, चलिए ठीक है, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इस शॉर्ट में इसको याद ऐसे रखेंगे कि अलादी कृष्ण अय्यर। चलिए ठीक है। और महिला सदस्य में 2 ही नाम याद रखिए, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको तो याद रखना ही पड़ता है क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। अब आइए देखते हैं। संविधान सभा का प्रारूप बनाने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी जिसके सभापति बी आर अम्बेडकर थे। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और देखिए जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो एक बात की छूट दी गई थी कि जनता से भी राय लिया जा रहा था। ठीक है। तो अगर संविधान का निर्माण में अगर देखा जाए
तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से भारतीय जनता भी इस संविधान सभा में सम्मिलित है। ठीक है, तो उस समय मतलब क्या है कि जनता की राय ली जा रही थी और जनता राय भी दे रही थी। जो भी बुद्धिजीवी वर्ग था वे लोग अपनी राय दे रहे थे। चलिए ठीक है, संविधान बनाने में लगभग कितना समय लगा? तो देखिए लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। अगर ऑप्शन में दे दे कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, लगभग कितना समय लगा, तो हम लोग मारेंगे 3 वर्ष लगा। और जो एग्जैक्ट टाइम है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। ठीक है, तो ऑप्शन में जैसा रहे वैसा आप लोग करेंगे। चलिए अगला पॉइंट है कि आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। ठीक है, आंशिक रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। और पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। याद रखेंगे डेट दोनों में 26 है ना, तो एक कॉमन है, इसको याद रखेंगे 26, बस यहाँ फर्स्ट में नवंबर है, इसमें क्या है जनवरी। तो डेट याद होना चाहिए कि 26 है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेसिकली डेट सहित पूछा जाता है, इसलिए आपको डेट सहित यहाँ लिखा गया है। डेट सहित आपको याद भी रखना होगा। रैली में आप जो भी इसमें नए विद्यार्थी हैं मेरे, वे लोग जो जुड़े हैं, जो भी मित्र हैं, वे लोग इन बातों से अनभिज्ञ होंगे कि कहाँ डेट सहित पूछा जाता है क्वेश्चन और कहाँ केवल ईस्वी ही पूछ लिया जाता है। तो हम आपको बताते चलेंगे कि जहां पर जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, वैसे आपको हम बता रहे हैं। बिल्कुल ही इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसको डेट याद रखेंगे कि आंशिक रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ और पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं। अब एक देखिए नोट में यहां लिखा हुआ है कि लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज यानी भारत की पूरी आजादी की निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब देखिए कहानी ये है कि कांग्रेस का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। उसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने ही 12 बजे रात को रावी नदी के तट पर झंडा लहराया और खुद को स्वतंत्र घोषित किए। और उसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ऐसा प्रथम स्वतंत्रता दिवस 1930 को ही मना लिया गया था। ठीक है, और उसी समय यह निर्धारण हुआ कि भविष्य में अगर कोई विशिष्ट दिन निर्धारित करना हो तो 26 जनवरी को किया जाएगा। यही कारण है कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो पूर्ण संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। समझ गए ना? अब एक बात और चर्चा कर दे रहे हैं कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? तो याद ऐसे रखेंगे कि उस समय ऐसे 1921 से लेकर 1926 तक लॉर्ड रीडिंग रहा है। ठीक है, 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इरविन रहा है। तो 26 से 31 तक। अब बात कब की है? 30 की। इसका मतलब ये है कि उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय था। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन कई तरीके से पूछ लिए जाते हैं, घुमा कर पूछ लिए जाते हैं और आप वहां ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर बातें क्या है कि आप तो ये जान रहे होते हैं कि उस समय सम्मेलन हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था पाकिस्तान में 1929 में। लेकिन अगर ये कहीं पूछते कि वायसराय कौन था उस समय भारत में, तो मामला फंस जाएगी। इसलिए हम प्रत्येक पॉइंट को आप लोग को बताते चलेंगे और जहां जहां
संभावित प्रश्न है उसको भी क्रिएट करते चलेंगे। चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ आते हैं कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, ठीक है। तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल यही बने थे। इनके बाद श्री राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन है। पहले हम लोग तो ये जान लें कि वायसराय लॉर्ड बेबेल के बाद, क्योंकि लॉर्ड बेबेल 1947 तक रहा है वायसराय, लेकिन जब भारत आजाद हुआ उस समय लॉर्ड बेबेल को हटा दिया गया और लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बना दिया गया। यानी जब भारत आजाद हुआ उस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। और प्रथम यहाँ आते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वह कौन पहला भारतीय है जो गवर्नर जनरल बना? तो उनका नाम है श्री राजगोपालाचारी, ठीक है। तो यहां से 3 क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां पर ये भी ध्यान दे दीजिए कि किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना था। कौन सा योजना था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। ये सब इतिहास में हम लोग जानेंगे क्योंकि हम लोग अभी भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है। 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ। देखिए लोकसभा चुनाव को आम चुनाव के भी नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1952 में। देखिए कभी कभी ऑप्शन जो बनाता है ऐसे बनाता है 1951। ऑप्शन अगर ऐसे बना दे तो हमारा जवाब ये होगा, ठीक है। ऑप्शन में ऐसे दे दे कि 1951, 1952, 1953, 1954, तब हमारा आंसर क्या होगा? 1952। तो इस दोनों तरीके से याद आप लोग रखेंगे कि अगर केवल ईयर दिया हुआ है, मतलब पर्सनली ईयर दिया हुआ है, जैसे 1951, 1952, 1953, 1954, तो उस स्थिति में आंसर इसको हम लोग मारेंगे। अगर इस स्थिति में दिया है कि 51, 52, 52, 53, 53, 54, तब उस स्थिति में हम लोग आंसर इसको मारेंगे, ठीक है। तो इस पर काफी आप लोग ध्यान देंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि हालांकि प्रथम जब आम चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए प्रथम, और राष्ट्रपति के नजर से देखा जाए तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। आप देखेंगे कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां, तो जब संविधान सभा बना तो प्रमुख समिति बनाई गई, सबका काम अलग अलग बांट दिया गया। तो समिति जो बनाई गई थी उस समिति के जो अध्यक्ष थे कौन कौन थे, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको हम ध्यान देते हैं। लिखा हुआ है, हालांकि किताबों में तो ये तो सब आप लोग देख रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट नहीं छुपा है, ये फैक्ट है, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं छुपा हुआ है ताकि आपको हम बता सके। तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको याद करना ही पड़ेगा। चलिए मेरे साथ आप लोग याद कीजिए, थोड़ा सा मैं इजी बना देता हूं कि संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको ऐसे याद रखेंगे, संचालन समिति और तदर्थ समिति, इतना ही याद रखते हैं। संचालन समिति और तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। देखिए दोनों में संघीय संघ जुड़ा हुआ है, कॉमन है। थोड़ा सा इस पॉइंट पर ध्यान देंगे तो हो सकता है एग्जाम में हम लोग को यही बात याद आएगी कि संघ जिसमें लगा था उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो एक दिमाग में ये बात बैठे रहेगी
तो हो सकता है कि कभी हमको पूरा नाम याद ना आए, तो इतना तो आ ही जाएगा। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, यहाँ परामर्श मैं नहीं लिखा हूं लेकिन परामर्श समिति था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। उसके बाद अच्छा एक बात और आप लोग इतिहास के नजर से बता दूं कि सरदार को की उपाधि इनको कौन दिया था। तो देखिए, वारदोली गुजरात में एक जगह है, वहीं महिलाओं ने कुछ आंदोलन शुरू किया था और उसी का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए। तो इसी वजह से वहां के महिलाओं ने ही इनको सरदार की उपाधि दी। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कभी कभी बारदोली की महिलाएं ऑप्शन में नहीं रहता है, तो उस दशा में महात्मा गांधी को आंसर माना जाता है। तो कैसे? तो ऐसे कि जब वहां सरदार वल्लभ भाई नेतृत्व कर रहे थे महिलाओं का, उस समय गांधी जी आ गए थे सपोर्ट में। तो यानी ये पॉइंट ऐसे बन गई कि इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से दिया। तो ऑप्शन में देखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया, तो ऑप्शन में देखिएगा कि अगर बारदोली की महिलाएं हैं तो ठीक है, और नहीं है तो महात्मा गांधी है, तो उसको ओके मारिए। समझ गए ना? चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए प्रारूप समिति, ये बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसको तो याद रखना ही है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं अंग्रेजी में। कई बार ऐसे लिखकर आ चुका है एग्जाम में कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ड्राफ्ट कमेटी देखिएगा, कभी कभी क्या है कि रोमन वाला जो बात है देवनागरी में लिख दिया जाता है और कुछ दिया जाता है कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो बस वही B.R. अम्बेडकर थे। चाहे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। अब चलिए, अब यहाँ तक मामला हो गया। संविधान सभा की प्रमुख समिति के बारे में हम लोग जान लिए, अध्यक्ष कौन थे ये भी जान लिए। अब हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला जो मंत्रिमंडल बना 1947 में, उसमें कौन सा मंत्रालय किनको दिया गया, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू को मंत्रालय दिया गया था। तो ये प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष, राष्ट्रमंडल के सदस्य थे, विदेशी मामले इन्हीं के अंतर्गत थे, यानी विदेश मंत्रालय इन्हीं के अंतर्गत था। ठीक है। अब वल्लभ भाई पटेल कौन से मंत्री थे? तो गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक याद करते चलेंगे। कहें कि 1947 के मंत्रिमंडल के अनुसार प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किनको दिया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। उसके बाद गृह मंत्री कौन थे प्रथम? तो वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन मंत्रालय मिला था? तो खाद्य एवं कृषि मिला था। ठीक है, खाद्य एवं कृषि। अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था, ये शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई को रेलवे, B.R. अम्बेडकर को दिया गया था कानून मंत्री। तो ऐसे भी आपको याद रखेंगे कि B.R. अम्बेडकर संविधान के रचयिता माने जाते हैं, तो कानून मंत्री के योग्य तो यही थे, इन्हीं को दिया गया। उसके बाद कानून मंत्री कहिए चाहे विधि मंत्री कहिए, बात एक ही है। जगजीवन राम को कौन मंत्रालय दिया गया था? तो श्रम मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक कैबिनेट मंत्री यही रहे थे,
जगजीवन राम 32 वर्षों तक ये मंत्री पद संभाले हुए थे। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। क्वेश्चन ऐसे आता है कि प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो सरदार बलदेव सिंह। राजकुमारी अमृत कौर, तो इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। उसके बाद CH भाभा को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि वित्त मंत्री कौन थे 1947 के मंत्रिमंडल में, तो RK षणमुखम शेट्टी थे। RK षणमुखम शेट्टी थे, इसको विशेष रूप से याद रखेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ठीक है, एक बार फिर हम मेमोराइज करते हैं। प्रथम 1947 के मंत्रिमंडल के हिसाब से प्रथम प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कहेंगे कि प्रथम गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद थे। उसके बाद खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रेलवे का मंत्रालय किसको दिया गया था, तो जॉन मथाई को। और विधि मंत्री कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे। अच्छा है, कानून मंत्री कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे। BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। श्रम मंत्रालय किनको दिया गया, तो जगजीवन राम को दिया गया। उसके बाद रक्षा मंत्रालय किसके हाथ में था, तो सरदार बलदेव सिंह के हाथ में था। स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो राजकुमारी अमृता कौर। उसके बाद वाणिज्य मंत्री कौन थे, तो CH भाभा थे। और वित्त मंत्री कौन थे, तो RK षणमुखम शेट्टी थे। और उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझे होंगे। रियली में किताबों में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है, मैं उन्हीं बातों को कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग याद कर लें और उसको ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, इसलिए ड्राफ्ट बना रहे हैं इसलिए बोर्ड पर, ताकि आप प्रत्येक बातों को सूक्ष्मता से समझ सके। क्योंकि किताबों में, सभी किताबों में ऐसी ड्राफ्टिंग की नहीं गई होती है, ऐसे ही फैक्ट्स को लिख दिया गया होता है। तो एक ड्राफ्ट करने में सुविधा ये होती है कि आपके दिमाग में ये ड्राफ्ट फिट हो जाता है। जैसे ड्राफ्ट फिट हो जाता है तो आपको याद करने में सहूलियत होती है। ठीक है, तो इसी के साथ फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आप लोग पढ़ते रहें। और सबसे जरूरी बात कि वरुणाइड मैथ्स को आगे बढ़ाने में आप ही का सहयोग चाहिए हमें, क्योंकि आप ही लोग सदस्य हैं और सदस्यों से पूरी उम्मीद की जाती है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में उनका काफ़ी योगदान रहे। तो इसलिए आप लोग अच्छा लग रहा है तो मेरी हिम्मत अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि आप लोगों का प्रतिक्रिया मिले तो मुझे कुछ और शक्ति मिले और ऊर्जा मिले, ताकि उस और ऊर्जा का यूटिलाइजेशन मैं यहाँ कर सकूं। क्योंकि आप लोग जब कमेंट में लिखेंगे तो हमको जो प्रोत्साहन मिलेगा उससे मुझे बहुत शक्ति मिलेगी। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल करें, अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही मुझे प्रोत्साहित करें और YouTube चैनल पर हमें भी एक स्थान दें आप लोग। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। और ये भी जान लीजिएगा कि इंग्लिश का वीडियो भी कंटिन्यू अभी हम चलाएंगे, तो इंग्लिश का वीडियो भी आप लोग देखें। और सबसे पहले हम कॉमन एरर चला रहे हैं। ये मतलब जो एग्जाम में पूछा जाता है कॉमन एरर, जैसे 5 उसके फैक्ट कर दिए जाते हैं, 5 भाग कर दिए जाते हैं और ABCDE करके दिया रहता है। तो उसमें जहां एरर होता है वहां एरर आपको ढूंढना होता है।
तो इंग्लिश का भी क्लासेस शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्द। तो भारतीय संविधान भी चलेगा और इंग्लिश की भी क्लास साथ साथ रन करेगी। और बिल्कुल ही आप लोग लॉकडाउन की स्थिति है, आप लोग घर पर वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।